हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर के एक एक लेयर, चाहे वो ट्रोपोस्फेयर हो, स्ट्रेटोस्फेयर हो, मेजोस्फेयर हो, थर्मोस्फेयर हो, आइनोस्फेयर हो या एक्सोस्फेयर हो, इन सभी के स्पेसिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके जानेंगे, सारे लेयर्स के। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट के हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स बना लेते हैं ताकि उनको समझने में आसानी हो। हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसों से मिलकर बना होता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम। इसके अलावा क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, बहुत सारे गैसेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनको हम लोग एरोसोल्स कहते हैं। लेकिन अगर हम बाय वॉल्यूम देखें, मैं लिख रहा हूँ बाय वॉल्यूम, तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले आर्गन आता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बाय वॉल्यूम ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले आर्गन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। नाइट्रोजन का बाय वॉल्यूम परसेंटेज 78.08%, ऑक्सीजन का 20.95%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। आप लोग सभी कम से कम ये चार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके परसेंटेज पॉइंट तक याद रखें, ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है। कहने का मतलब है कि ये जो गैसियस कवर है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। लेकिन इसमें गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर अर्थ में, ये जो लोअर अर्थ है, मान लेते हैं ये लोअर अर्थ है, धीरे धीरे हम लोग इसका एलिवेशन बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन घटते जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे गैसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, और वहीं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर मेरा डिक्रीज करेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखे कि चार गैसेस मेनली हमने बाय वॉल्यूम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से हम सभी जानते हैं कि CO2 जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या होता है, इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये हमारा अर्थ है और ये सन है। हम सभी को पता है कि ये जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर 0 डिग्री। यहाँ पे सन के आइसोलेशन की कोई कमी नहीं है, अर्थात ये सन का लाइट डायरेक्ट इस एरिया पे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ हीट का कमी, यहाँ टेम्परेचर का कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, जैसे ये साइबेरियन रीजन है, ये रीजन, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सन का आइसोलेशन, सन का जो रे है वो स्लाइट, मतलब बहुत कम पड़ता है। ये हम सभी जानते हैं, ये नॉर्थ पोल में भी और ये साउथ पोल में भी। लेकिन हमें पता है कि इधर कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें और इधर हम थोड़ा सा साउथ अमेरिका और इस एरिया पे थोड़ा सा अफ्रीका का रीजन से, अदरवाइज इधर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। लेकिन हम ऊपर देखें, इन सभी एरिया पे देखें, तो ये यूरोप हमारा हो गया, ये हमारा एशिया हो गया, यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है। ये जो साइबेरियन रीजन है या ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे डायरेक्ट अर्थ का लाइट नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ये ठंड एरिया कहलाते हैं। तो इन सभी एरिया में एक ग्लास में यहाँ बना रहा हूँ, एक ग्लास का यूज़ किया जाता है। इस ग्लास को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस ग्लास। अब हम समझते हैं कि इस ग्लास का क्या स्पेसिफिकेशन है। जो सन की लाइट्स आते हैं, हम सभी को पता है कि सन की लाइट्स जो है वो शॉर्ट वेव्स में आते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ SHORT, शॉर्ट वेव्स में। तो ये लाइट्स जो है शॉर्ट वेव्स को के लिए ट्रांसपेरेंट है,
ये हमारा हो गया अर्थ सरफेस। तो ये शॉर्ट वेव्स हमारे अर्थ के सरफेस पे आके टकराएगी और टकराने के बाद ये करेगी रिफ्लेक्ट। लेकिन ये जब रिफ्लेक्ट करती है तो ये शॉर्ट वेव्स में नहीं रिफ्लेक्ट करती है, ये रिफ्लेक्ट करती है लॉन्ग वेव में। अब आप कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा है कि ये शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स क्या है। देखिए, ये शॉर्ट वेव्स कहने का मतलब है कि इसका वेवलेंथ है, वेव लेंथ WLENGTH, वेवलेंथ जो है वो कम होता है, शॉर्ट होता है। वेरेज ये लॉन्ग वेव का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो ये टकराती तो है, ये जो ग्लास है वो शॉर्ट वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब ये रिटर्न जाती है, इधर से मान लीजिए रिटर्न जाएगी, तो ये लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेती है। और जब ये लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेती है, इसका कहने का मतलब है कि हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण इस रीजन में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, या मतलब मीन्स हीट का कोई कमी नहीं रहता है। ये इस ग्लास का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो शॉर्ट वेव्स हैं वो पहले आई, धीरे धीरे आई और आके हमारे अर्थ के सरफेस पे टकराएगी। तो क्या होगी, अर्थ का सरफेस हीट हो जाएगा। अब ये अर्थ का सरफेस हमारा हीट हो गया और एटमॉस्फेयर जो है वो अभी कूल है, तो ये हीट, ये कूल, ठीक है। तो हम सबको पता है कि यहाँ हीट का ट्रांसफ़र होगा, और जब यहाँ हीट का ट्रांसफ़र होगा तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। कहने का मतलब है कि सबसे पहला चीज़ इसमें हम 3 चीज़ हम नोट कर लेते हैं कि ये ग्रीन हाउस ग्लास है वो शॉर्ट वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये शॉर्ट वेव्स है वो अर्थ का सरफेस में सन का कौन सा लाइट टकराएगा, तो सन का शॉर्ट वेव टकराएगा। सेकेंड चीज़, पहले कौन गर्म होगा, तो अर्थ का सरफेस गर्म होगा, एटमॉस्फेयर पहले गर्म नहीं होगा। हम सभी को जो हीट महसूस होता है वो एटमॉस्फेयर का नहीं महसूस होता है, वो सरफेस का हीट महसूस होता है। थर्ड थिंग कि इस सरफेस से, अर्थ के सरफेस से एटमॉस्फेयर में हीट का ट्रांसफ़र होगा। एंड फोर्थ थिंग कि ये लॉन्ग वेव्स की तरह जाएगी, मीन्स एटमॉस्फेयर है वो लॉन्ग वेव्स के थ्रू जो है वो हीट होती है। एंड फिफ्थ थिंग कि ये जो आपका ग्रीन हाउस ग्लास है वो लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेती है। अब हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस की, इस ग्रीन हाउस ग्लास की तरह एक्ट करती है, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये क्या करती है, ये इस शॉर्ट वेव्स को तो इस शॉर्ट वेव्स को तो ट्रांसपेरेंट है, इस शॉर्ट वेव्स को तो पार करने देती है, लेकिन इस लॉन्ग वेव है, इस लॉन्ग वेव को ये ट्रैप कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और हम सभी अभी इससे जस्ट पहले पढ़े कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ के लोअर भाग में गैसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब गैसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी ज़्यादा होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होगा तो ये गैस को ज़्यादा ट्रैप करेगी। इसीलिए जो है हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हो जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट ज़्यादा जनरेट होगा, और अगर हीट ज़्यादा जनरेट होगा तो धीरे धीरे वो वार्म होगा। इसी कारण हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम लोग चले जाएंगे, और जैसे जो ऊपर जाएंगे वहाँ जो है वो ये जो हमारे गैसेस है इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटते जाएगा, जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है वो कम ट्रैप करेगी। और ये सभी हम जो बात कर रहे हैं ये हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो अब आप समझिए, सिंपल सी बात है कि अगर ज़्यादा ट्रैप करेगी तो यहाँ पे हीट ज़्यादा होगा, और जैसे ऊपर जाएंगे जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, और अगर CO2 का कंसंट्रेशन घटेगा तो इसको ट्रैप भी कम करेगा, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घट जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि अगर हम ट्रोपोस्फेयर में धीरे धीरे एलिवेशन की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे हाइट बढ़ाएंगे, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो घटेगा। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हुआ। हम सभी चीज़ को लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है। अब हम थोड़ा थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। हम सभी को पता है कि ओजोन जो है वो एक एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। ओजोन इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस ऑफ एटमॉस्फेयर और इन एटमॉस्फेयर। अब हम समझते हैं इसमें जो है O3
ऑक्सीजन में O2 होता है, इसमें जो O3 ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो है वो एक तरह से बोलेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो होते हैं। अब हम आगे समझते हैं इसका, क्योंकि ये जो है सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को ये रोकती है और हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। ये इतना तो हम जानते हैं, लेकिन किस तरह से ये काम करती है हम समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, हम सभी ने अभी देखा कि अर्थ से आने वाले शॉर्ट वेव्स को, अर्थ से जो है वो शॉर्ट वेव्स आती हैं। तो जब ये शॉर्ट वेव्स O3 ओजोन से टकराती है तो इसमें बॉम्बार्डिंग करेगी, तो ये जो O2 + O में ये टूट जाती है, ठीक है। और जो है ये धीरे धीरे फिर ये आती है। क्यों? ये किस समय का समय आप समझिए, डे में सनलाइट होता है, डे में होता है सन हमारा लाइट, लेकिन हमको सभी को पता है कि नाइट में तो सनलाइट नहीं होता है, नाइट में सनलाइट की हमें कमी होती है। तो डे का समय ये तो नीचे आ जाएगी, ऐसे 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 करके ये अर्थ सरफेस में आ गई, ठीक है, और लॉन्ग वेव्स के से ऐसे ऐसे जाएगी। लेकिन जब नाइट में सनलाइट कमी हो जाती है तो ये फिर से रिएक्शन करके O3 बना देता है, और हमें फिर सुबह, जब हम नेक्स्ट दिन का सुबह उठते हैं तो हमारे लिए फिर से ओजोन तैयार रहता है, और फिर से सनलाइट आता है, फिर बॉम्बार्डिंग होता है, फिर ये नीचे आता है। ये प्रोसेस चलते रहता है। लेकिन आप सोचिए, अगर हमने रेफ्रिजरेटर का ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया या अदर एक्टिविटीज़ हमने ज़्यादा कर दिया, जिससे कि क्लोरीन गैस जो है वो जनरेट होती है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पे क्लोरीन गैस आके पहुँच गया, तो ये जो ओजोन बनना चाहिए था वो ओजोन न बन के कुछ और बन जाएगा, और जब ये कुछ और बन जाएगा तो जिसके कारण जो है ये इसको ट्रैप नहीं कर पाएगा, और जिसके कारण हम कहते हैं कि होल हो गया, ओजोन होल हो गया, OZONE, ओजोन HOLE, ओजोन होल हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाते हैं। हम पहला जहाँ पे आ रहे थे, हमारा पहला लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। देखिए क्या होता है ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ अर्थ, ये मान लीजिए इक्वेटर है आपका, और इधर हमारा पोल है, ठीक है। तो हमने देखा कि इक्वेटर में तो सन की लाइट की कोई कमी नहीं है, जिसके कारण इंसोलेशन ज़्यादा है, और जब इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ से हीट जनरेट होगा, और जब हीट जनरेट होगा तो ये ऊपर जाएगी। वहीं अगर हम पोल की बात करें, इधर मान लीजिए पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर की कमी होती है, जिसके कारण यहाँ पे एयर सिंक डाउन करता है, ठीक है, यहाँ पे एयर सिंक डाउन करेगा। तो जिसके कारण जो है हम जब इसकी हाइट की बात करते हैं तो ये 18 किलोमीटर ड्यू टू राइज ऑफ एयर, ये 18 किलोमीटर तक रहती है, जबकि इधर 8 किलोमीटर तक रहती है, और इस तरह जो ये ट्रोपोस्फियर हुआ। सेकेंड थिंग, हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, वैसे वैसे टेम्परेचर घटते जाएगा। क्यों घटेगा वो हमने देखा अभी, ठीक है। तो ये कितना तक घटता है, ये -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और अगर हम देखें पर किलोमीटर तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रेट से ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड वो हीट धीरे धीरे कम होता है। और ये ट्रोपोस्फियर, इसी लेयर में चाहे जितने भी बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज़ हो, इसको हम लेप्स रेट भी कहते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर को, ठीक है। और जितने भी एक्टिविटीज़ है, जैसे साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन, जो हम बारिश होता है, ये सभी ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ठीक है। और जो जेट स्ट्रीम है वो सभी जो है हम ट्रोपोस्फियर से इन्फ्लुएंस होता है। अब हम सेकेंड लेयर में चले गए। एक चीज़ हमने देख लिया कि इस लेयर में टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा। तो अब सोचिए कि पहला लेयर, अगर बेसिकली एक चीज़ है कि पहला लेयर अगर टेम्परेचर घट रहा है, तो अगर हमने दूसरा लेयर बनाया होगा तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। क्या अलग होगा? तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। किस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो हम देखते हैं। देखिए इसके कुछ हाइट्स पे हमने देखा कि 18 किलोमीटर से ऊपर से लेके 50 किलोमीटर तक हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है। तो इसके जो ऊपर लेयर है यहाँ पे ओजोन होता है, इसको हम ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। और हमने अभी देखा कि ओजोन में क्या होता है कि ये इनकमिंग लाइट्स को तो आने देता है, लेकिन इसको जाने नहीं, इसको ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण हमें बचाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ बॉम्बार्डिंग होगा तो यहाँ से बहुत सारा एनर्जी जो है वो खपत होता है। तो बहुत सारा एनर्जी जब यहाँ पे खपत होगा तो यहाँ पे जो वो हीट को कुछ ट्रैप करती है, और जिस कारण यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, और बाकी जो नीचे का एरिया है वहाँ हीट नहीं होती। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हीट यहाँ बढ़ेगा। तो सेकेंड लेयर है वो हीट बढ़ेगा, पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये कुछ एरिया तक जो है वो
टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग ट्रोपोपोज कहते हैं, TROPO ट्रोपोपोज। ये मेरा सेकेंड चीज़ होगा। अब हम थर्ड लेयर चल जा रहे हैं, वो हमारा है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में जाने से पहले जितने भी हेलीकॉप्टर है जो हमारा वायुयान है वो इसी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे वाला एरिया पे, ट्रोपोपोज के एरिया के आसपास जो है वो उड़ता है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज उड़ता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर चल गए जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर जो है, अब सीधी बात है, पहला लेयर में घट रहा है, दूसरा में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है कि तीसरा में घटेगा, ठीक है। और इसको सबसे कूलेस्ट लेयर हम लोग कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, ये सबसे कूलेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। और ये 80 किलोमीटर तक जा रहा है। इसमें टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल कर रहा है और अप्रोक्सीमेटली -98 डिग्री सेंटीग्रेड तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ चला जा रहा है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ जाएगा। अब फोर्थ लेयर की बात कर रहे हैं। देखिए, फोर्थ लेयर को हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो पहले आइनोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है। अब दोनों लेयर्स को हम लोग समझते हैं कि दोनों लेयर्स में क्या है। देखिए, आइनोस्फेयर में आयंस की ये रहती है, अवेलेबिलिटी रहती है। तो इसका क्या यूज़ पड़ता है हमारे लाइफ में, ये हम समझते हैं, इस जगह पे समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एरिया कम है लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है। देखिए, अर्थ का सरफेस में मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वो इस जगह पे बहुत दूर खड़ा है। अगर मुझे इससे कम्युनिकेट करना है तो यहाँ बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जिस कारण हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जिस कारण अगर हम रेडियो वेव्स के थ्रू भी हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये अगर ज़्यादा हम इसमें स्लोप देंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ, यही जो प्रोसेस है ये यहाँ पे होती है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम जो है वो रेडियो वेव्स जो है हम इधर भेजते हैं, और जब ये इस इलेक्ट्रॉन से, इस आयन से टकराती है और टकरा के ये रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट करके जो है वो रिटर्न जो है, मान लीजिए मेरा यहाँ फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ तक वो पहुँचाती है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक चार्ज ये रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसमिट होती है, और ट्रांसमिट होकर यहाँ से रिफ्लेक्ट जाएगी, और रिफ्लेक्ट करके जो है वो अर्थ में बैक कर जाती है। और हम सभी को पता है कि पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो यहाँ पे इस लेयर में इंक्रीज करेगा। लेकिन क्यों करेगा, तो आप समझिए कि ड्यू टू सन का रेडिएशन, इस सन के करीब भी है, सबसे ऊपर भी है, तो ड्यू टू सन का रेडिएशन के कारण जो है, और जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका टेम्परेचर इस लेयर में इंक्रीज करता है। और उसके ऊपर जो है 400 किलोमीटर तक आइनोस्फेयर होता है, और इसके ऊपर हम जैसे जाएंगे तो ये एक्सोस्फेयर कहलाता है। ये एक तरह से यहाँ एयर बहुत ही कम है, रेयर मात्रा में है, और यहाँ भी बढ़ता है क्योंकि ये थर्मोस्फेयर ही दोनों मिला के है। और यहाँ पे जनरली हाइड्रोजन गैसेस, जो हल्का गैसेस है, जो हीलियम गैसेस है, वो यहाँ पे फ्लोट करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे नीचे का लेयर ट्रोपोस्फेयर है, जिसमें सभी एक्टिविटीज़, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, प्रेसिपिटेशन, सारे एक्टिविटीज़ जो यहीं पे होते हैं। 18 किलोमीटर से लेके 8 किलोमीटर, इधर 8 किलोमीटर, ये भी हमने जान लिया। अब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर ये लैप्स रेट है, ये भी हमने जाना। क्यों जो है ये लेयर जो 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये भी हमने जाना, और -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। सेकेंड लेयर हमने स्ट्रेटोस्फेयर देखा, इसमें हमने ओजोन्स के बारे में देखा, और ड्यू टू ओजोन्स जो हमने देखा कि इसका टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज़ कर जा रहा है, और यहाँ पे वायुयान जो एरोप्लेन हमारा चलता है। तीसरा लेयर जो है वो हमने देखा मेसोस्फेयर, ये कूलेस्ट लेयर है, -98 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ये भी हमने देखा। आइनोस्फेयर भी हमने देखा किस तरह से है, जो है वो रेडियो वेव से वो रिफ्लेक्ट करती है और यहाँ तक जाता है। एक चीज़ इसमें और एक चीज़ मैंने बताया, ये डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, ये 3 लेयर आता है। ये 3 लेयर क्या है, कुछ नहीं है। अगर लो फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स है तो वो डी वेव्स से ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा अगर हमको दूर भेजना है तो हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स करना है, तो इसके ऊपर का लेयर ई लेयर है, उसके ऊपर का लेयर एफ लेयर है। तो मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस तक भेजना है उतना हाई फ्रीक्वेंसी के हमें रेडियो वेव्स भेजनी पड़ती है। ये भी हमने देख लिया। यह 400 किलोमीटर तक आइनोस्फेयर आता है, उसके बाद हमारा एक्सोस्फेयर आता है। हम इस तरह कह भी सकते हैं कि थर्मोस्फेयर जो है वो आइनोस्फेयर प्लस एक्सोस्फेयर
ये है। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।